थोड़ा आसान लगा तुमको है? और मुश्किल करें आगे तो बताओ, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। ये बात तो आपको इतनी बार बताई हुई थी। आपने देखा होगा ये वाले जो टेस्ट है ना, ये आपका हर चैप्टर का होगा, ठीक है। ये टेस्ट ना बने इस तरह हुए हैं कि जहां जहां गलती हो सकती है ना उधर वहां लगा, जहां जहां जो कंसेप्ट पे एम्फसाइज किया जाता है क्लास में कि हाँ इस पर ध्यान रखो, ये सारे क्वेश्चन इसमें डले होते हैं। बहुत ही अच्छे है ना, मतलब टेस्ट का कलेक्शन है मेरे पास। तो इसको सरप्राइज टेस्ट कहेंगे कि नहीं कहेंगे? वो मैंने तो आपको बताया, तो वही था पहले आइडिया, तो यही हुआ था कि हाँ तो फिर इससे ज्यादा ही टाइम दिया। नहीं बट फिर इसमें तो काफी काइनेमैटिक्स मान भी तो थी, तो भी थी नो डाउट। चले संडे ले लेंगे, कोई बात नहीं, संडे भी ले लेंगे टेस्ट। बताओ संडे कौन सा लेना? 2D या रिलेटिव या पूरा? तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है। एक है जिसमें मोस्टली रिलेटिव है और एक है जिसमें सारा ही काइनेमैटिक्स रिलेटिव सब कुछ कंबाइन। लॉजिकली तो पहले सिर्फ रिलेटिव बनता है और फिर उससे अगला पहले रिलेटिव करना है फिर फाइनल और संडे, ठीक है। हाँ तो और बताओ मुझे, मतलब टेस्ट में क्या लगा आपको? जैसे आपने एक तो कहा कि जस्ट पूरा पूरा टाइम था, मेंस टेस्ट तो मैंने देखा बहुत जल्दी कर लेते हो खत्म, तो ये टेस्ट तो नहीं होगा जल्दी खत्म। यस, और मैं आपको बता दिया ये नहीं है ऐसा टेस्ट, होंगी हाँ बिल्कुल सही। ये ना क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, जैसे ना जब आईआईटी का पेपर होता है ना, आपने देखा होगा क्या होता है ना, जैसे ये जो टेस्ट है इनमें क्या होता है, जो ऑप्शन ऐसी ही होती है कि आपने जो गलत सोचा होता है वो भी ऑप्शन पक्का ही होती है ना। और बिल्कुल ऐसे ही आईआईटी का टेस्ट बना होता है, मतलब आईआईटी के टेस्ट के बाद ना हर किसी को लगता है कि सर बहुत अच्छा टेस्ट हुआ है, और वो धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है कि भाई कितना हुआ है। मतलब जो ये कहते हैं कि बहुत ही अच्छा हुआ है वो तो मैं समझ जाता हूँ कि बस ये है। तो इट्स द स्टार्ट, आपको मतलब आइडिया लगना शुरू हो गया। और बच्चों अपना असली में भी ऐसा ही हो गया, मतलब जो मेंस का पेपर है, जो अभी से 10th हुआ मेंस, वो इतना इजी था, इतना इजी था कि मतलब आप सोच ही नहीं सकते, मतलब बिल्कुल ही डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड मतलब जो क्वेश्चंस थे ना वैसे, जो कि सोचने में लगता है कि अच्छा हो गया बट वो एक्चुअली बहुत नुकसान हो जाता है। इसका मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि वहां पे तो जिसकी एक भी गलती हो गई उसकी रैंक पता नहीं कहां से कहां जाती। और अगर मैं मतलब लेटेस्ट ट्रेंड्स की बात करूं तो आईआईटी का पेपर बहुत टफ है। आईआईटी का पेपर बिल्कुल ऐसा हो गया कि इसमें आपको मतलब बहुत ही थॉरो नॉलेज चाहिए। तो मतलब उस सेंस में मतलब अभी आपके टेस्ट में इसी तरह से ले रहे हैं वैसे ही चलेगा। एक जो कॉमन टेस्ट होता है आपका वो इजी ही रहेगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम कब आएगी, जैसे आज मुझे आपने जो जानते कह भी रहा था कि आपके इन दोनों टेस्ट की अप्रोच बिल्कुल सेपरेट है, ठीक है। यू कैन नॉट मिक्स दोस टू अप्रोचेस। जैसे ही आप मिक्स करोगे आप मारे, मतलब अगर आप ये सोचोगे कि हाँ मैंने मेंस का फिजिक्स का टेस्ट तो आगे बढ़ना था, अब मेरी फिजिक्स बहुत अच्छी है और मेरा एडवांस का भी ऐसा ही होगा, हो ही नहीं सकता।
ठीक है ना, ये मान के चलो इट विल टेक फुल टाइम, ठीक है। जब भी एडवांस का टेस्ट आएगा, जैसे आप अब आप ना सब एक काम करना बच्चों, ठीक है, पेपर आपके सामने ही है, राइट, आप उसको ओपन करके ये एनालिसिस करना। वहाँ पे एवरेज स्कोर भी लिखा था, कितना लिखा रहा था, नहीं एवरेज भी आता है या वो मेरे पास लिखा आता है। आप देखो जैसे कल वाले टेस्ट का एवरेज स्कोर जो था 29 है, कितना आपका बता, 73। तो मतलब अगर देखो 40% रहेगा एवरेज स्कोर, है ना। तो आप ये सारे देखना, तो अगर मैं स्कोर भी देखूं, मतलब I can see 8 students above 40 marks. 40 marks का मतलब हो गया roughly 60%। ये बच्चों आपका बेंचमार्क है। आप ये सोच लो कि जब भी आपके माइंड में ये डाउट आए कि एडवांस में कितने मार्क्स आने चाहिए, सिंपल आंसर है 60% से अगर ऊपर आ रहे हैं आप सही जा रहे हो, आप आगे जाके हो सकता है आईटी क्लियर कर लोगे। 60% से नीचे आ रहे हैं तो मतलब सिंपल आंसर, ठीक है। तो अब आपने ये करना है, घर जाके सारे ये एनालिसिस करना और अपने पेज पे मुझे मतलब लिख के दिखाना है कल। आपने ये चेक करना है कि आपके जितने भी मार्क्स थे, डिवाइड द क्वेश्चंस इनटू टू पार्ट्स। वन पार्ट इज कि ऐसा क्वेश्चन जो आपको उस टाइम पे समझ नहीं आया ड्यू टू व्हाट्सएप, ठीक है, नहीं हो रहा था, और ऐसा क्वेश्चन जो बिल्कुल ऐसा है कि जो हो ही सकता था उस टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ आपने सीधी मिस्टेक या स्पीड ज्यादा रख के या जो भी ऐसे रीजन हैं उनके कारण से रख। तो दो तरीके हो गए, एक तो है कि यार नॉलेज में प्रॉब्लम है तो हो ही नहीं सकता था वो, एक है कि अटेम्प्ट समझ गए ना। तो हमने नॉलेज वाली प्रॉब्लम है सेपरेट, वो तो एकदम सॉल्यूशन भी नहीं करें, वो तो धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे सीखेंगे तो जाके। बट जो दूसरा है अटेम्प्ट, अगर हम अपना अटेम्प्ट इंप्रूव कर सकते थे, जैसे एक बिल्कुल सिंपल बात है, बताओ आप में से कितने लोगों ने बिल्कुल सीरियल ऑर्डर में टेस्ट किया था, है ना। तो अब ये क्यों हुआ, क्योंकि आपने आपके माइंड में नहीं आया हुआ कि यहाँ पे भी ऐसा सोच सकते। तो अब ये चीज देखनी है। अब ये बात क्लियरली पक्का हो गई कि 60% इज द बेंचमार्क स्कोर। और इनफैक्ट जो मैं वही सारी बातें बोल रहा हूँ जो मैंने आपको पहले भी समझाई हुई थी, है ना, तो हमने कुछ डिस्कशन की थी। तो अगर 60% एवरेज स्कोर है तो इसका मतलब 60% बेंचमार्क स्कोर है तो इसका मतलब ये हुआ कि 20% तो आप छोड़ ही सकते थे, और मतलब 80% एड करोगे तो थोड़ी बहुत गलतियां होके 60 बनना चाहिए था। तो आपने इस तरह से अपने अटेम्प्ट को फिगर आउट, ठीक है, आफ्टर द टेस्ट में फिगर आउट कर सकते हो ना कि भाई कौन सा
बच्चों यहाँ तक किया था ना लास्ट टाइम? ओके बच्चों मान लो नेक्स्ट हम जो केस की बात करते हैं, क्वेश्चन क्या है समझो। एक पाइप है एरिया ए की, उस पाइप के अंदर से डेंसिटी रो का एक लिक्विड वेलोसिटी v से बाहर निकलता है। ठीक है, सिंपल केस कि आपने मतलब आपने पाइप एरिया पाइप से पानी ले रहे हो प्लांट्स को, ठीक है, तो किसी वेलोसिटी से पानी बाहर निकल रहा है। तो वैसे आपने उसमें पढ़ा होगा पूरी में, ठीक है, तो ड्राइव करना है। तो आपने निकालना है कि, और आपको ये भी पता है दोस्तों, जैसे मान लो पाइप से पानी निकल रहा है, आप पाइप को छोड़ दो तो क्या होगा, नीचे को जाता है। तो हमने उसको पकड़ के रखा होता है, तो आपको यही निकालना है कि ये जो पानी निकल रहा है वेलोसिटी v से, ये इस पाइप के ऊपर पीछे की तरफ कितनी फोर्स एक्सर्ट ट्राई करो। कंसेप्ट वही लगेगा। तो आपके जो संडे वाला टेस्ट था उसमें तो करेक्शन थी। यस सर, क्या एच तो ग्रेटर 5 उसके बाद थीटा वो वाला लेना चाहिए ना जिसपे रेंज मैक्सिमम। उन्होंने ना उस वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम नंबर आंसर दिया, बट सर वो जो थीटा वाला कह रहे हैं उसका ऑप्शन नहीं है। ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ x दिया हुआ है मतलब थीटा 45 आता है, इससे u निकला है, और अब हम इस u के कॉरस्पॉन्डिंग h निकालें। थीटा की वैल्यू हां बिल्कुल यही करेंगे सर। बट उन्होंने इस सिचुएशन की कॉरस्पॉन्डिंग की पूछा कि जो साइन हमने तो ये कहा है कि वो क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है कि पर्सन मैक्सिमम h2 गिर सकता है, बताओ वो कितना मैक्सिमम हाइट पे गिर सकता है। तो कहा है कि इसी सेम एंगल से गिर सकता है, और ऑप्शन में भी लिखा है। और ये समझ रहा हूँ कि एक बार माइंड में एम्बिग्युइटी आती है, बट ये एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आप समझ गए लॉजिक। ये तो कहीं लिखा ना कि उसी क्वेश्चन में बताओ। कुछ ये वाला ना केस में एक बार
चलो एक बार देख लो इसका मेथड, बड़ा टिपिकल सा केस है। देखो सबसे पहले तो हम ये समझे कि पाइप पे फोर्स पीछे को लगेगी, ठीक है। हम लेते हैं बच्चों एक थोड़ा सा टाइम dt, ठीक है। इस थोड़े से टाइम dt में लिक्विड का कितना पार्ट बाहर निकल जाएगा, ऐसे dt निकल जाएगा, ये मानते हैं। और बेसिकली पाइप जो है वो इस लिक्विड पे आगे को फोर्स लगा रही है, कारण से लिक्विड इस पाइप में पीछे। ये बात सबको समझ आती है कि dt टाइम में v dt लिक्विड बाहर निकल रहा है, ठीक है। ओके अच्छा एक बार ध्यान से सोचो, ये जो लिक्विड बाहर निकला, इस लिक्विड का मास क्या होगा, चलो वॉल्यूम क्या होगा, AVDT। ये समझ आता है क्योंकि ये एक तरह से बच्चों ये मतलब ऐसे सोचो कि ये डिस्क है ना, सिलेंडर से पानी बाहर निकल रहा है, तो ये जो एरिया है उसका A हो गया, और उस सिलेंडर की हाइट क्या बन गई VDT, तो वॉल्यूम क्या बन गया AVDT, तो मास क्या बन गया रो AVDT, ठीक है। तो मोमेंटम क्या बन गया इनटू V, है ना। इस छोटे से पार्ट का मोमेंटम क्या बन गया इनटू V करके बन गया। तो हमने लगाया क्या है, फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑन टाइम। ये क्या लिखा है, मास इनटू वेलोसिटी v अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये क्या बन गया, क्वेश्चन याद आ रहा है, पहले कभी किया यूनिट डायमेंशनल एनालिसिस हो गया, रे फोर्स डिपेंड्स ऑन एरिया वेलोसिटी डेंसिटी, ओके। और चेंज इन मास भी रो AVDT है, सिर्फ जितना बार निकालने के उतना दूसरी साइड से उतना क्या कह रहे हो, उतना पाइप में अंदर भी तो आते हैं ना, तो फ्लो में जा रहा है, उससे भी अंदर आ रहा है। हाँ सोर्स से अंदर आ रहा है, यस। उससे क्या फर्क पड़ेगा, फोर्स ट्रांसफर नहीं हो रही है। हाँ मतलब आप ये कह सकते हो करेक्ट कि बेसिकली आपने तो इस एंड पे निकाल दिया कि कितनी फोर्स लग रही है, तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि जो भी इसका दूसरा एंड होगा वहां पे भी सिमिलर फोर्स है, उल्टी डायरेक्शन में आ जाएगी, तो नेट फोर्स ही आ जाएगी, ठीक है ना। तो हम तो सिर्फ इस एंड पे निकाल रहे हैं कि इस एंड पे तो इतनी फोर्स लगनी पड़ेगी ना। ये सबको समझ आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो है इस पर वाला, ठीक है। मतलब प्लीज याद रखना कि मूविंग फ्लूइड इन अ पाइप ठीक है बच्चों, क्लियर।
अच्छा, इसी से ही ना हम दो केस और बना सकते हैं कि जैसे मान लो ऐसे लिक्विड है तो एक दीवार के ऊपर गिर रहा है, ये बिल्कुल वैसे केस हो गए जो हमने बुलेट्स वाला नहीं बनाया था कि बुलेट प्लेट से टकरा रहा है। तो एक केस है कि लिक्विड दीवार से टकरा के रेस्ट कर रहा है और दूसरा केस है कि लिक्विड दीवार से टकरा के रिबाउंड कर रहा है। जैसे वहां पे हुआ था कि रिबाउंड वाले केस में क्या बन गया था, 2 हो गया था ना। वही बात यहाँ पे कि अगर कोई लिक्विड दीवार से टकरा के रुक गया तो मतलब दीवार में जो फोर्स लगाई वो रो डी स्क्वायर लगाई, और अगर लिक्विड रिबाउंड कर गया तो वो फोर्स 2 रो डी स्क्वायर। अच्छा, ये सोचो कि मान लो लिक्विड हिट कर रहा है V से और रिबाउंड कर रहा है V1 से, तो क्या आंसर बनेगा? लिख लो सारे सोच के। क्वेश्चन समझ आ गया? अभी तो हमने क्या लिखा कि सेम स्पीड से करे, मान लो वो रिबाउंड कुछ V1 स्पीड से करे तो आंसर क्या बनेगा? अभी तक एक भी सही नहीं आया, सोच लो भाई अभी। नहीं, अभी नहीं लग रहा।
हाँ जी, वो जो इसके इसमें आंसर आएगा रो ए वी इंटू वी प्लस वन। क्वेश्चन दिया ही मैंने इसलिए था कि आप वी और वी वन में कंफ्यूज हो जाओ कि मतलब कैसे उसको यूज करना है। जैसे आपने तो कुछ लोगों ने आंसर दिया वी स्क्वायर प्लस वी वन स्क्वायर, कुछ लोगों ने वी प्लस वी वन का स्क्वायर कर दिया, कुछ ने माइनस कर दिया बीच में, उसके बाद उनका यहाँ पे सारी वैरायटी ऑफ मिस्टेक्स था। कैसे होना चाहिए? आप एक बात समझो, ये टर्म का अलग भी है, ये तो मास है, चेंज कहाँ आ रहा है? चेंज मोमेंटम में, मोमेंटम मतलब वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी में चेंज क्या होता है? मतलब माइनस वी वन माइनस वी, तो वो बीच में प्लस साइन आ जाता है ना, जो माइनस है वो तो मतलब ये बता रहे थे कि ऑपोजिट डायरेक्शन। माइनस का क्या मतलब है? जो आपके आपके आंसर माइनस आ रहा होगा उसका मतलब सिर्फ ये है कि जो फोर्स लग रही है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और वो ना चीज लॉजिकली जो आप समझ सकते हो, सीधी सी बात है, लिक्विड ऐसे टकरा रहा है तो लिक्विड दीवार पे किधर को फोर्स लगा रहा है? राइट को, दीवार लिक्विड पे किधर को लगा रही है? ये माइनस जो माइनस से आएगी अवे फ्रॉम वॉल की ये दो होता है तो लिक्विड पे लग रही है। तो हमारा आंसर, हम तो लिक्विड का चेंज इन मोमेंटम निकाल रहे हैं ना, तो हमारे पास तो ये आंसर आया कि लिक्विड पे कौन सी फोर्स। इज दिस थिंग क्लियर? शुड बढ़े आगे बच्चों। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे हमारी अगली कॉमन फोर्स की। आपको याद होगा हमने अभी तक 3 पढ़ी हैं कॉमन फोर्सेस, एफजी, टेंशन एंड नॉर्मल रिएक्शन, और उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, स्पेशली जो पुली वाले क्वेश्चन हैं। अभी हम उसका बड़ा सिंपल केस है, तो आगे देखेंगे। फिलहाल हम बात कर सकते हैं अगली कॉमन फोर्स जो है स्प्रिंग के बारे में। सबने बच्चों स्प्रिंग देखा होगा? कहाँ पे? तो जहाँ रिमोट वगैरह में सेल डालते हैं वहाँ स्प्रिंग लगा होता है। यस, पेन में होता है नॉर्मली, जो दूसरे टाइप का पेन होता है जिसमें वो जेल बाहर निकलती है, तो वो वाला स्प्रिंग होता है। और बड़े स्प्रिंग्स साइकिल में या ट्रेन में या व्हीकल्स में होते हैं, जिसको सस्पेंशन कहते हैं, वो बेसिकली स्प्रिंग ही होता है ना। तो सबको आइडिया है ना स्प्रिंग का। अगर हम तो स्प्रिंग को खींचते हैं तो क्या होता है? ठीक है, हाँ बड़ा हो गया। अब वो क्या कोशिश कर रहे हैं? बड़ा वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम स्प्रिंग को दबाते हैं तो वो छोटा हो गया, उसके बाद वो क्या कोशिश कर रहे हैं? वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओके, चलो ऐसे सोचते हैं कि जब बच्चों हमने लेट्स से मैंने एक स्प्रिंग लिया, उसकी एक एंड को यहाँ कनेक्ट किया, दूसरे एंड को पकड़ के ऐसे खींचा हुआ स्प्रिंग। ठीक है, तो स्प्रिंग इस दीवार पे किधर को पुश कर रहा है? स्प्रिंग वापस आना चाह रहा है, दीवार पे किधर को पुश कर रहा है? मतलब पुश या पुल? और मेरे हैंड पे किधर को पुश कर रहा है? इस केस में स्प्रिंग ने लगाई पुल फोर्स। उल्टा केस, मैंने ऐसी स्प्रिंग लगाया हुआ है, मैंने स्प्रिंग को दबा दिया। अब स्प्रिंग क्या कोशिश कर रहा है?
वापस आना चाहता है, वापस आने के लिए वो दीवार पे अंदर को फोर्स लगाएगा और मेरे हैंड पे बाहर को फोर्स लगाएगा। तो बच्चों अनलाइक द अदर टू फोर्सेस जो हमने अभी तक पढ़ी हुई थी, सॉरी टेंशन एंड नॉर्मल रिएक्शन, जो कि सिर्फ एक टाइप की फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ पुश फोर्स थी, ये जो दूसरी थी टेंशन वो सिर्फ पुल फोर्स थी। स्प्रिंग फोर्स जो होती है इसकी खासियत क्या है कि ये दोनों टाइप की फोर्स, ठीक है ना। और आप समझ सकते हो दिस इज एग्जैक्टली व्हाई वी यूज इट इन द सस्पेंशन ऑफ द कार। बाय, क्योंकि वहां पे खड्डा भी आ सकता है जहां पे स्प्रिंग खिंच जाएगा, और वहां स्पीड ब्रेकर भी आ सकता है जहां पे स्प्रिंग दब जाएगा। तो हम लोग दोनों सिचुएशंस को हैंडल करेंगे। बात समझ आ रही है? तो स्प्रिंग फोर्स की बच्चों खासियत ये हुई कि वो पुश फोर्स भी हो सकती है और वो पुल फोर्स। ये सबको समझ आता है पहली बात। दूसरी बात बच्चों, जैसे हमने बात की कि और ये क्यों आ रही है टेंडेंसी, तो दोनों टाइप की फोर्स क्यों लग रही है? क्योंकि स्प्रिंग की टेंडेंसी ये है कि वो अपनी नेचुरल शेप में रहना चाहता है। तो क्योंकि वो अपनी नेचुरल शेप में रहना चाहता है उस कारण से वो दोनों टाइप की फोर्सेस लगा रहा है। अगर आप उसको खींचते हो तो वो वापस आने की कोशिश करता है, और अगर आप उसको दबाते हो तो वो अगेन इलॉन्गेट होने की कोशिश। ये बात सबको समझ आती है? तो एक बार इसका फिगर बनाते हैं, ठीक है, फिर इसके आगे लेते हैं। स्प्रिंग को बच्चों ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। तो जगह समझ लो, ठीक है, तो देखना ये जो NN लिखा हुआ है इसका मतलब है नेचुरल लेंथ। तो हम ये दिखा रहे हैं कि अगर तो आपने नेचुरल लेंथ को खींच रखा है तो स्प्रिंग वापस फोर्स लगा रहा है, और अगर आपने नेचुरल लेंथ को दबा रखा है तो स्प्रिंग पुश फोर्स। तो ऑब्वियसली इकट्ठे नहीं हुआ होगा, दो अलग अलग सिनेरियोस की बात। ये बात समझ आ गई? अब अच्छा आपने ये भी देखा होगा कि स्प्रिंग बहुत ही कम फोर्स वाला भी हो सकता है, जैसे कि तुम्हारे पेन में होता है, पेन में बहुत छोटा सा प्रेस करके छोटा सा प्रेस करोगे आप लोगों ने एक जो निकल बाहर निकल आएगा। और स्प्रिंग बहुत ही
स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, समथिंग लाइक जैसे इमेजिन करो जो ट्रेन के अंदर स्प्रिंग लगा होता है टायर के साथ, आपने देखा होगा बहुत ही मोटा सा स्प्रिंग होता है, क्या उसको हम ऐसे हाथ से पकड़ के दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते, है ना? तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि कहीं ना कहीं स्प्रिंग जो फोर्स एक्सर्ट करता है वो डिपेंड करती होगी कि उसका मटेरियल क्या, राइट? मतलब ऐसा नहीं है कि हम सीधा सीधा कुछ एक टर्म बना सकते हैं स्प्रिंग फोर्स की। स्प्रिंग की जो फोर्स है वो उसके मटेरियल पे डिपेंड करती है। दूसरी बात बच्चों ये भी है कि जो स्प्रिंग की फोर्स है वो इस पे भी डिपेंड करती है कि आप स्प्रिंग को कितना दबा रहे हैं। ठीक है, वो भी लॉजिकल लगता है कि थोड़ा सा दबाओगे तो कम फोर्स लगेगी, ज्यादा दबाओगे तो ज्यादा। तो स्प्रिंग के केस में बच्चों जो फोर्स लगती है इट इज गिवन बाय kx। ठीक है, यहाँ पे x तो हो गया कि आपने इसको कितने अमाउंट से कंप्रेस किया या एलोंगेट किया, और k जो होता है बच्चों उसको हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। k बेसिकली स्प्रिंग के मटेरियल्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो स्प्रिंग के मटेरियल के ऊपर कितना बड़ा है स्प्रिंग, कितना मोटा है, उन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हमें हमेशा सीधा सीधा k की वैल्यू गिवन है। तो बच्चों जो हमारे बॉल पॉइंट पेन के अंदर स्प्रिंग होता है उसका के बहुत छोटा होता है, जो जो स्प्रिंग ट्रेन के अंदर लगा होता है उसका के बहुत बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप अगर हम एक बार सोचें कि जो टेंशन एंड नॉर्मल रिएक्शन हमने पढ़े थे उनके हिसाब से क्या क्या डिफरेंसेस आ गए स्प्रिंग फोर्स में। सबसे पहले तो करके आ गया कि दोनों टाइप की फोर्स है। दूसरा ये मटेरियल डिपेंडेंट है। तीसरा इसका फिक्स फॉर्मूला आ गया हमारे पास, टेंशन एंड नॉर्मल दोनों का फॉर्मूला लिखा ना, तो हम ये कहते हैं एफबीडी बना के उससे निकालेंगे। यहाँ तो पता है कि भाई इतनी फोर्स है, राइट? टेंशन या नॉर्मल रिएक्शन को फॉर्मूला लिखा था आपने। ये बात सबको समझ आ गई? के यूनिट्स क्या होना है, न्यूटन पर मीटर मिल जाएंगे। एफएसटी एक्स हो गई बात क्लियर बच्चों? एक बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जहां पे स्प्रिंग में गलती होती है, ठीक है, ध्यान से सुनना चाहिए। एक मिनट के लिए बच्चों इस एफ को भूल जाओ, ठीक है? मतलब हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ उस केस की जब स्प्रिंग खिंचाओ, ठीक है? तो हमने ये दिखा दिया कि स्प्रिंग ऐसे पुल कर रहा है ना, फोर्स एफ लगा रहा है, तो क्या स्प्रिंग इस साइड भी पुल कर रहा है, इस साइड भी फोर्स कर रहा है? क्यों? उस साइड वहां एक मिनट याद करो, मैंने कोई एग्जांपल दिया था दीवार के साथ स्प्रिंग अटैच किया हुआ है और हमने खींचा है, तो मैंने क्या बोला था, स्प्रिंग दीवार पे कितना फोर्स लगा रहा है, पुल कर रहा है दीवार को, और मेरे हैंड को भी पुल कर रहा है यहाँ पे। अगर इस केस की मैं बात करूं, इधर स्प्रिंग इधर या जो भी हमारा हैंड है जो भी है उस पे अगर फोर्स इधर को लगा रहा है, तो क्या उस इंस्टेंट पे स्प्रिंग इधर इस दीवार पे ही फोर्स राइट को लगा रहा हो? यस। भाई स्प्रिंग को इससे क्या मतलब, स्प्रिंग खिंचा हुआ है वो वापस आना चाहता है, तो वो तो दोनों तरफ से फोर्स लगाएगा ना। ये सबसे बड़ी गलती होती है, ठीक है? हमें ऐसा लगता है कि स्प्रिंग सिर्फ एक तरफ फोर्स लगाता है, ये जो फोर्स kx है वो स्प्रिंग के दोनों एंड्स पे। और आप एक बात ये भी समझ सकते हो कि दोनों एंड्स पे सेम नेचर की होगी, मतलब या तो दोनों एंड्स पे पुश होगी या दोनों एंड्स पे पुल होगी।
ऐसा तो नहीं हो सकता ना एक एंड को पुश कर रही हो और एक एंड को पुल कर रही हो। तो ये बहुत जरूरी है बात समझने कि ये दोनों एंड्स पे लग। ठीक है, इसको अलग से नोट करके लिख लो। आगे बात समझ बच्चों। ओके, एक बच्चों सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ये बच्चों ऐसे, ठीक है, स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक लटका हुआ है। ठीक है, तो क्लियरली ब्लॉक मतलब स्प्रिंग थोड़ा खिंचा हुआ हो। ठीक है, तो आपको ढूंढना है कि फाइंड द एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, मतलब एक्स ढूंढना। क्या आंसर है? ठीक है, तो देखो क्या अप्रोच हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो ना हम सिचुएशन से आइडेंटिफाई कर लेते हैं और वो दिख जाता है हमें कि भाई स्प्रिंग खिंचा हुआ है या स्प्रिंग दबा हुआ है। ठीक है, क्लियरली इस केस में हमें दिख रहा है कि स्प्रिंग खिंचा हुआ है। yes. तो स्प्रिंग फुल फोर्स लगाएगा, मतलब स्प्रिंग इस ब्लॉक पे किधर को फोर्स लगाएगा, अपवर्ड्स। तो जो हमारा ब्लॉक होगा उसका एफबीटी कैसा बनेगा, mg नीचे kx ऊपर, राइट। तो हम क्या कर देंगे, फोर्स बैलेंस, तो x इक्वल टू mg बाय kx। क्या बात समझ आई बच्चों? ठीक है, तो हम मतलब बच्चों क्या होता है कि जैसे टेंशन फोर्स को T से निकालते हैं, नॉर्मल को N से निकालते हैं, स्प्रिंग फोर्स को हम kx से निकालते हैं। ठीक है, ताकि उससे अगर x निकालने की जरूरत हुई तो हम x निकालें। आई बात समझ? ठीक है, तो ये बच्चों जो फिगर था, मतलब इसमें kx दिखाने का मतलब बस यही है कि क्लियर है कि स्प्रिंग, जैसे मैं आपको भी बता रहा था कि अगर स्प्रिंग इधर इस पे ऊपर को फोर्स लगा रहे हैं kx, तो ऊपर से भी नीचे को kx लगाए। दिस इज सिंपल एट ऑल। इसमें कोई डाउट बच्चों? ठीक है, तो बात क्लियर हो गई बच्चों। यहाँ पर भी बच्चों जो आइडियल स्प्रिंग होता है वो मासलेस होता है, जस्ट लाइक थ्रेड। हम आइडियल स्प्रिंग को मास, ये फिगर की जरूरत नहीं है, एफ वाले इसको इग्नोर कर दो, ये वही बता रहा है इसकी फोर्स दोनों तरफ से होती है। फॉरगेट दिस, ऐसे लिखो कि आइडियल स्प्रिंग जो होता है वो मासलेस। ठीक है बच्चों,
स्प्रिंग बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। नेक्स्ट बच्चों हम टॉपिक पढ़ेंगे वेइंग मशीन एंड स्प्रिंग बैलेंस। उसमें भी हम सबसे पहले बात करेंगे वेइंग मशीन की। तो बच्चों जैसे कि नाम से लगता है वेइंग मशीन क्या करती होगी? वेट मेजर करती है ना। वेइंग मशीन वेट मेजर करती होगी और वेट का मतलब क्या होता है? कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट की बच्चों डेफिनेशन ही है कि वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स being exerted by the on an element. ठीक है? तो ये लिख लो, वेट क्या होता है बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बच्चों हम नॉर्मली वेट मेजर कैसे करते हैं? आप अपना वेट कैसे मेजर करते हैं? वेइंग मशीन जो हम खड़े हो जाते हैं, करेक्ट। एक्चुअल वेट हमारा होता क्या है? वैसे अगर मुझे मेरा मास पता है m, तो मेरा वेट कैसे निकलेगा? mg। ठीक है। अब वेइंग मशीन के ऊपर बच्चों खड़े हो गए, वेट कैसे निकलता है? जब हम वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हुए तो हमने उसके ऊपर कौन सी फोर्स एक्सर्ट? mg एक्सर्ट की। नॉर्मल एक्सर्ट की ना। हम तो वेइंग के कांटेक्ट में आए तो हम तो उसमें नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट कर रहे हैं। क्या बात समझ आती है? अगर आप उसको टच करोगे तो आप उसमें नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करोगे। तो बच्चों वेइंग मशीन जिस तरीके से बनी हुई है वो ऐसे है कि वो उस नॉर्मल रिएक्शन को मेजर कर देगी कि वो, अरे जो बड़ा ऑब्वियस है, आप सोचो आप वेइंग मशीन पे साइड पे खड़े होकर एक पैर रखोगे तो वो कम रीडिंग देगी। आप उसके ऊपर दोनों पैर रख लोगे, ज्यादा रीडिंग देगी। आप मैंने एग्जांपल पहले भी दिया था कि आप उससे खड़े होकर जंप करोगे तो क्या होगा? वही एक बार बढ़ेगी और फिर कम हो जाएगी। डिपेंडिंग अपॉन क्या सिचुएशन आपने बनाई है। तो वेइंग मशीन क्या कर रही है? उसको नॉर्मल रिएक्शन मेजर कर रही है। उसको इतनी फिजिक्स नहीं आती कि वो आपका पहले मास डिटरमाइन करे और फिर वो देखे कि जहां पे आप खड़े हो वहां पे जी कितना है और फिर वो mg को मल्टीप्लाई करके आपको आंसर बताए। नहीं, वो क्या कर रही है? वो सिंपली नॉर्मल रिएक्शन। क्या बात समझ आती है? अगर आप उसको किसी ऐसी जगह पे ले जाओगे जहां पे लेटर से जी कम है, मान लो आप उसको घूमते रहे तो क्या होगा? वो कम रीडिंग करेगी क्योंकि उसको तो नॉर्मल रिएक्शन ही मेजर करना। क्या बात समझ आती है? ठीक है। तो हमें ये बात समझनी होती है बच्चों कि जो वेइंग मशीन है, सबसे पहले तो हमारा एक्चुअल वेट जो होता है वो तो ये कोई मैं समझा रहा हूँ कि एक्चुअल वेट तो हमारा mg होता है ना। हाँ, और वेइंग मशीन किस तरह मेजर करती है? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है ना। एक मिनट इसको भूल जाओ, अभी समझ आ जाएगा बाद में। इसके आगे से देखो, जब आप वेइंग मशीन पे खड़े होते हो तो क्या होता है? इट विल मेजर द नॉर्मल रिएक्शन, सीधा सीधा। तो जो हमारा सिंपलेस्ट केस होता है, जब आप मान लो वेइंग मशीन ऐसे ग्राउंड पे पड़ी है, आप उस पे खड़े हो गए तो आप रेस्ट पे हो, तो आपके एफबीडी में क्या आएगा? एफजी नीचे, एन ऊपर। वेइंग मशीन के एफबीडी में क्या आएगा? वही है नीचे, एंड अदर फोर्सेस। उसका मतलब कि हम एन की बात कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा? एन इक्वल टू एच। तो इसलिए नॉर्मल सिचुएशन में जो वेइंग मशीन है उसने तो एन मेजर किया था, लेकिन इट दैट एन टर्न्स आउट टू बी द वेट। क्या बात समझ आती है? एक बार ये फिगर बनाओ। अभी वो मत लिखना, यहाँ से कि वेइंग मशीन जो है इट मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन।
नोट कर लिया बच्चों? कंसेप्ट समझ आ गया वेइंग मशीन क्या हैंडल करती है? अब बच्चों इसके अंदर ना एक प्रॉब्लम है। जिस तरह से हम जैसे जो है नॉर्मली बोलते हैं कि जैसे आपसे कोई आपका वेट पूछे तो आप क्या बोलते हो? हम कहते हैं मेरा वेट 60 kg। इसमें क्या गड़बड़ है? हम तो एक्चुअली हमें ये बोलना चाहिए था। अब यार मैंने आपको ड्रिल कराया था केजी वेट। यस यस। तो हमें आइडियली ये कहना चाहिए था कि हमारा वेट 60 kg वेट है। मतलब जो 60 है उसको जी से मल्टीप्लाई, ठीक है? तो हमारा वेट 60 नहीं होगा, 600 होगा। ये बात समझ आती है? ठीक है। अब वेइंग मशीन भी ऐसी बनी हुई है। अगर आप वेइंग मशीन पे देखोगे तो वहां पे जो यूनिट्स आते हैं वो क्या आते हैं? वो केजी वेट होता है, ठीक है? वो हमें ऐसे लगता है कि वो केजी लिखा हुआ है, बट असली में वो केजी नहीं है, वो क्या है? केजी वेट। तो मतलब एक्चुअली ये मतलब कह लो कि आइडियली ऐसे होना चाहिए था कि वहां पे जो रीडिंग आती है हम उसको जी से मल्टीप्लाई करके बताएंगे, बट इतना कोई खास हमारा यूज तो होता नहीं उस चीज का, वैसे ही काम चली जाता है बस। हार्डली मैटर्स कि आप उसको 60 बोलो 600 बोलो, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जहाँ पे ज्यादा कुछ सीरियस यूज होता है वो अपने आप उस चीज का ध्यान रखें, ठीक है? तो मतलब बट हाँ ये यू शुड बी क्लियर अबाउट कि वेट क्या होता है और मास क्या है ना? वेट को केजी में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? तो मतलब वेइंग मशीन के यूनिट्स क्या होते हैं? केजी वेट। तो ये लाइन लिखो बच्चों सबसे पहले। तो जो यूनिट्स ऑफ वेइंग मशीन है वो क्या है? केजी वेट। तो जो आपको जितने क्वेश्चंस आएंगे उनमें या तो केजी वेट होगा या न्यूटन, ठीक है ना? तो ध्यान से देख के बस उस अकॉर्डिंग आंसर। आगे बात समझ बच्चों? तो मतलब अगर वेइंग मशीन में हम रीडिंग देखें और उससे वेट बताना हो तो क्या करेंगे हम? उसको जी से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, इसलिए एक्चुअल वेट इज इक्वल टू रीडिंग ऑफ मशीन इनटू जी। आ गया समझ सबको? हाँ यस। वो नॉर्मल में लिखा है, वो एमटी में लिखा है, फिर से उसको नीचे में लिखा है। मैंने कहा जो रीडिंग की मशीन की रीडिंग है, ये प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ। जो हमारी मशीन की रीडिंग है उसमें केजी में लिखा होता है ना, उसके हिसाब से होता है। आई बात समझ?
ठीक है, सिचुएशन सबको क्लियर है? तो इस केस में वेइंग मशीन का क्या आएगा? क्या आंसर बोलो? बस एफडी बना के चलो सॉल्व क्या होगा देखो। Draw the FPT of the person and see कि क्या होगा। मास m मान लो पर्सन का, तो मतलब एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा अपना? m इंटू जी प्लस ए आ गया सबको? क्या करोगे आप, कैसे एफपीटी बनाओगे? इस तरफ ना, n ऊपर mg नीचे, डॉटेड a ऊपर, तो क्या लिखोगे आप? n इज इक्वल टू mg प्लस m है, या वो बन गया m इंटू जी प्लस ए करना चाहिए। अब बच्चे एक बात समझो, वेइंग मशीन आपको ये आंसर दे रही है, क्या आपका असली में वेट चेंज हो गया? आपका वेट तो mg है ना असली में, बट वेइंग मशीन को जैसे मैंने बोला कि नहीं पता था, उसने तो नॉर्मल रिएक्शन मेजर करना है, आपने नॉर्मल रिएक्शन चेंज कर दिया, इसलिए उसने अपनी रीडिंग चेंज कर दी। तो इसलिए बच्चों इसको हम कहते हैं एज अपरेंट वेट। अपरेंट का क्या मतलब होता है? जो दिख रहा है, ठीक है, हमें नहीं पता स्लाइड स्केल में क्या हो रहा है, तो ये दिख रहा है, समझते हो आप बुक खोल के बैठे हो, अपरेंटली आप पढ़ रहे हो, राइट? असली में आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो हमें नहीं पता, तो जो दिख रहा है उसको अपरेंट, ये वेइंग मशीन की अपरेंट रीडिंग, ठीक है, असली में वी डोंट नो। अब बच्चों क्या आंसर आ गया इसके, इसमें mg माइनस m, है ना? अब बच्चों एक बात का ध्यान रखना आपको, ये आंसर कब तक ट्रू है? जब तक आपके a की वैल्यू g से कम है। ये बिल्कुल वही वाली बात होगी जो हमने क्लास में की थी उस दिन, क्योंकि अगर हम एक्सेलरेशन g से ज्यादा कर देंगे तो ऐसा नहीं हम कहेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव होगा। इसका क्या मतलब है? बस
ये कॉन्टैक्ट छूट गया तो 0 रहेगा। A इक्वल टू जी पे भी n 0 हो जाएगा, तो A इक्वल टू जी हो चाहे A ग्रेटर देन जी हो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं। ये बात तो सबको समझ आ गई? ठीक है, तो बस ये लिख लो लाइन कि अगर A ग्रेटर देन जी है तब तो n 0 ही आएगा। और उसका रीजन क्या है, मतलब कि जैसे टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन जो हमने बात की थी वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। Understood बच्चों? ठीक है, that's it. आपने बच्चों होमवर्क में 3A में क्या कुछ कर लिया? ABCD चारों किया होगा? हाँ हाँ, डिस्कशन कर लेंगे। तो आप ई पार्ट कर सकते हो, ई पार्ट स्प्रिंग है ना, देखना। तो ये कंप्लीट कर लेना बच्चों, ठीक है? चलो ओके।